हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ मबरीन और आज आपके साथ में एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगी। हमारे टॉपिक का नाम है oogenesis। oogenesis का सिंपल सा मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis, या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं इसको कि द प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। यानी oogenesis का मतलब है कि फॉर्मेशन जब ओवम का होता है, जिस भी प्रोसेस से होता है उसके अंदर जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं हम oogenesis। ओवम कहाँ पाए जाते हैं? ओवरी के अंदर। यानी oogenesis का किससे रिलेशन है? ओवरी से रिलेशन है। ओवरीज किसके अंदर पाए जाते हैं? फीमेल के अंदर। यानी oogenesis किसके अंदर होगी? फीमेल के अंदर होगी। जैसे कि हम जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस भी एक टर्म है। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए, ये बात तो हमारी खत्म हो गई। oogenesis में जो है, ये जो आप इसकी कहानी इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी ओवम का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, उसे हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पहले थोड़ा सा आप बेसिक समझ लिए कि oogenesis आपको मैं समझाऊंगी आगे कि मतलब शुरुआत कैसे होती है oogenesis की। शुरुआत इस तरीके से होती है कि सबसे पहले इसमें होता है कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे उगोनिया होते हैं। आप जानते हैं ओवरी के अंदर उगोनिया प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो उगोनिया जो होते हैं हमारे कन्वर्ट होते हैं पहले किसके अंदर? प्राइमरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। फिर प्राइमरी oocyte के अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद होते हैं प्राइमरी oocyte वाले किस में कन्वर्ट होते हैं? सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होते हैं। फिर जब वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर सेकेंडरी oocyte से बनता है ओवम। ये तो हुई आपका सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से oogenesis चलने वाला है। ठीक है। अब मैं आपको बेस और एक बात बताती हूँ आगे। इसमें ये होता है कि क्योंकि oogenesis हम किसके अंदर बात कर रहे हैं? फीमेल के अंदर बात कर रहे हैं। तो जब फीटस जो होता है यानी फीमेल फीटस जब बच्ची इनसाइड द यूट्रस होती है तो उस दौरान oogenesis जो होती है उसकी ओवरीज के अंदर शुरू हो जाती है। ठीक है। जब हमारी जो फीमेल फीटस है जब वो यूट्रस के अंदर होती है तो उसे क्या बोलते हैं? उगोनिया बोलते हैं। और जब वो डिलीवरी होने वाली होती है उसकी, तो जितने भी उगोनिया होते हैं उसकी ओवरीज के अंदर वो सारे के सारे रिप्लेस्ड हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? प्राइमरी oocyte के अंदर। यानी जितने भी टाइम तक वो यानी फीमेल फीटस जितने भी टाइम तक यूट्रस के अंदर रहेगा तो जो उसके अंदर वो होंगे ओवरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? उसके अंदर उगोनिया होंगे। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पे क्या होता है, जितने भी उगोनिया होंगे वो सारे के सारे हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्राइमरी oocyte में। यानी जब दुनिया में आएगी वो बच्ची, ये जो हम फीमेल फीटस का जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी जब वो फीमेल फीटस हमारा दुनिया में आएगा तो उसकी ओवरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये किस में कन्वर्ट होंगे? सेकेंडरी oocyte में। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ओवरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जब फीमेल फीटस हमारा प्रेजेंट होता है यूट्रस के अंदर तो उसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? उगोनिया प्रेजेंट होते हैं, 44 एक्सेस होते हैं। ठीक है। इसके अंदर होती है माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte में कब कन्वर्ट हुए? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है। जब यानी इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एट द बर्थ जितने भी ओगोनिया होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किसके ज़रिए? प्राइमरी oocyte के ज़रिए। एक सवाल तो आपका यहाँ कवर हो गया। ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte किसके अंदर कन्वर्ट होंगे? सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं तो किसके ज़रिए कन्वर्ट होंगे? इसके अंदर क्या होता है? माइटोटिक डिवीज़न होता है। ठीक है। माइटोटिक डिवीज़न हो गया। अब ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte जो होता हमारा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडरी oocyte क्यों इम्पॉर्टेंट है? सेकेंडरी oocyte इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब सेकेंडरी oocyte बन जाएगा तो उसके बाद क्या होने वाला है? ओवल्यूशन होने वाला है ना, तो इसलिए सेकेंडरी oocyte ओवम होगा। लेकिन ये सेकेंडरी oocyte जो होता है कैसा होता है? हमारा हैप्लॉइड होता है। अब क्यों हैप्लॉइड होता है? अब ये जो है हैप्लॉइड होते हैं इसलिए इसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्योंकि जो प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट हुआ हमारा सेकेंडरी oocyte के अंदर। लेकिन प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में किसके जरिए कन्वर्ट हुआ? क्योंकि इसके अंदर होती है मियोसिस। ये कर गया अपना एंटर, आपके किसके अंदर एंटर कर गया? बर्थ के बाद ये एंटर कर गया मियोसिस। मियोसिस फिर चलती रहती है। मियोसिस कब तक चलती है? जब तक सेकेंडरी oocyte नहीं बनता। ठीक है। सेकेंडरी oocyte कब बनता है? सेकेंडरी oocyte यानी सेकेंडरी oocyte मत बनने से क्या मतलब है आपका? यानी ओवम बन सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, फिर उसका क्या होगा? ओवल्यूशन होगा। ओवल्यूशन बन होने से क्या मतलब है? यानी कि उसके मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको इतनी बात समझनी चाहिए, जब प्राइमरी oocyte यानी कब डेवलप हुए? जब हमारा फीटस जो था यूट्रस से बाहर आया, यानी जब डिलीवरी हुई। अब ये प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुए। सेकेंडरी oocyte बनने से क्या मतलब है?
यानी उस समय ओवल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। अब ओवल्यूशन स्टार्ट हो गया इसका मतलब क्या है कि फीमेल जो है उसने प्यूबर्टी अटेन कर ली है, अब उसको मेंसेस आने लग गए। तो इसका मतलब ये हुआ जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte के अंत तक का जो टाइम है बीच में, इसमें जो मियोसिस चल रही है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है, वो कब तक चलेगा? जब तक चलेगा जब फीमेल जो है वो आपकी प्यूबर्टी अटेन नहीं कर लेती, जब तक कि उसको मेंसेस आने शुरू नहीं हो जाते। अब ठीक है, हमें पता चल गया कि मियोसिस चले, लेकिन मियोसिस के भी तो बहुत सारे फेज़ होते हैं ना, टेलोफेज है, मेटाफेज है, प्रोफेज है। तो आपने ये भी पता होना चाहिए कि जो मियोसिस हो रही है तो वो किस फेज़ में अरेस्ट रहती है। तो जब ये मियोसिस चल रहा होती है तो उसमें क्या होता है, ये प्रोफेज में अरेस्ट रहती है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जब प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होने से पहले जो होता है मियोटिक डिवीज़न चल रहा होता है, उस टाइम होता है किस फेज़ में जो होता है ये रहती है हमारा प्राइमरी oocyte जो होता है, किस फेज़ में अरेस्ट रहता है। तो आपको पता होना चाहिए किस में रहता है, प्रोफेज में रहता है। पहला माइटोटिक डिवीज़न यानी कब तक चलता है आपको, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न जो होता है कंप्लीट हो जाता है कब तक, एट प्यूबर्टी पे, जस्ट प्रायर टू ओव्यूल्यूशन, यानी ओव्यूल्यूशन होने से पहले पहले तक पहला माइटोटिक डिवीज़न चलता रहता है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब सेकेंडरी oocyte बन गया। अब जब ये हमारा पहला माइटोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है तो दो चीज़ें बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्या क्या बनती हैं, एक तो बनता है सेकेंडरी oocyte और एक बनती है पहली पोलर बॉडी, ठीक है। मैं एक बार आपको और समझा देती हूँ, आप कहानी को इस तरीके से समझिए कि उगोनिया जो होते हैं, उगोनिया से बनते रहते हैं। क्या बनते हैं, उगोनिया से उगोनियम बनते हैं, ठीक है। जितने भी उगोनिया से उगोनियम बनेंगे क्या होंगे, वो प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी oocyte जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte के दौरान जब सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं उस दौरान क्या चलती है, मियोटिक डिवीज़न चलता है, ठीक है। लेकिन जब ये सेकेंडरी oocyte बनते हैं, सेकेंडरी oocyte बनने का क्या मतलब है कि ओवल्यूशन स्टार्ट हो गया। और ओवल्यूशन कब होता है कि जब फीमेल हमारी 10 से कम 12 साल की या 11 साल की तो हो गई हो, क्योंकि वो प्यूबर्टी अटेन कब करती है, 10 से 11 साल की उम्र में तो करती है प्यूबर्टी अटेन करने। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवल्यूशन होगा तो क्या मतलब पेशेंट के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी स्टार्ट हो गई है, यानी वही मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली जो पूरी साइकिल है, कहानी है, वही वाली रिपीट होने लगेगी अब उसके अंदर, क्योंकि उसका ओवल्यूशन होने लगा है। यानी इस बात से ये आपके समझ में आया कि मियोसिस जो हमारी फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न चल रहा है वो कब तक चलेगा, वो चलेगा जब तक कि हमारी जो फीमेल है उसके अंदर ओवल्यूशन नहीं होगा, यानी कम से कम 11 से 12 साल तक चलेगा। क्योंकि 11 to 12 ईयर्स के बाद क्या होगा, वो प्यूबर्टी में एंटर कर जाएगी। प्यूबर्टी में एंटर कर जाएगी तो उसके अंदर क्या होने लगा, ओवल्यूशन होने लगेगा, यानी उसका सेकेंडरी oocyte बनने लगेगा। इतनी बात समझ में आई आपके। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस की सारी स्टेजेस होती हैं, बहुत सारी मियोसिस की स्टेजेस होती हैं ना, जैसे कि मेटाफेज है, प्रोफेज है, टेलोफेज है। तो मियोसिस फेज जो मियोसिस फर्स्ट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, इसके अंदर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte के बीच में, तो ये किस फेज में अरेस्ट रहती है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ये अरेस्ट रहती है प्रोफेज में। एक सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो होता है कब कंप्लीट होता है, तो आपका जवाब होगा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है एट प्यूबर्टी पे, या फिर आप इस अपने आंसर को और स्पेसिफिक कर सकते हैं जस्ट प्रायर टू ओवल्यूशन, यानी ओवल्यूशन से पहले पहले। अब जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न हो गया तो उसके रिजल्ट में क्या चीज़ बनी, एक बना हमारा सेकेंडरी oocyte और एक बना फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब जब हमारा सेकेंडरी oocyte बन गया तो हम क्या समझेंगे कि सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होगा, अब सेकेंडरी oocyte के अंदर शुरू हो जाएगी हमारा सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न शुरू हो जाएगा। कब शुरू होता है सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न, सेकेंडरी माइटोटिक डिवीज़न होता है कि जब ओवम के अंदर जो होती है एंट्री होती है स्पर्म की, यानी सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो गया। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद जब ओवम के अंदर स्पर्म एंटर करता है तो सेकेंडरी माइटोटिक डिवीज़न शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न होता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारी इसके रिजल्ट में क्या बनता है, ओवम बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न होता है तो उस दौरान किस फेज़ में अरेस्ट रहती है, जैसे हमने यहाँ पे ये सवाल याद किया कि जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होता है तो उस दौरान जो होता है किस फेज़ में अरेस्ट रहता है, तो इस तरह से यहाँ पे भी हमें याद रखना है कि जब हमारा सेकेंडरी oocyte यानी मियोसिस सेकंड शुरू हो गई है तो जो सेकेंडरी मियोसिस कंप्लीट होगी तो इसकी वजह से क्या, कब कंप्लीट होगी, सेकेंडरी मियोसिस हमारी कंप्लीट होगी जब स्पर्म की एंट्री होगी ओवम के अंदर। क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, ओवम बनेगा और हमारी सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, जब सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न होता है उस दौरान जो होता है किस फेज़ के अंदर वो अरेस्ट रहता है। तो सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न जब होता है तो हमारा किस फेज़ में वो अरेस्ट रहता है, मेटाफेज के अंदर अरेस्ट रहता है,
ठीक है। अब ये जो हमारा ओवम बना, तो ये ओवम कैसा होता है? ओवम होता है हमारा हैप्लॉइड। यानी आपको क्या समझ में आया कि सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या हुआ, जब स्पर्म की एंट्री हुई, यानी हमारा अगर सेकेंडरी oocyte है, सिर्फ यहाँ पे हमारा स्पर्म आके एंटर किया है, यानी स्पर्म का न्यूक्लियस और जो सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है अभी फ्यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ इसकी एंट्री होने से क्या हो गया, हमारा क्या हुआ, एंटर कर जाती है, हमारा सेकेंडरी oocyte सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के अंदर एंटर कर जाता है। फिर उसके बाद ये जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं रहता होता, तो उस दौरान कब तक रहती है, मेटाफेज के अंदर अरेस्ट रहती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर आप अपना आंसर और अरेस्ट और ज़्यादा स्पेसिफिक कर सकते हैं, क्या है, फिर आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी oocyte से हमारा क्या बना, ओवम बना, जो कि हैप्लॉइड है, और सेकेंड पोलर बॉडी बनी, ठीक है। अब ये है कि फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर भी और डिवीज़न होगा या नहीं होगा, तो ये बुक्स में लिखा भी है कि अभी हम और ज़्यादा इसके बारे में नहीं जान पाए हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो है उसका और फर्दर डिवीज़न होगा या नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि सेकेंडरी जब माइटोटिक डिवीज़न होता है तो उसके रिजल्ट में, यानी oogenesis से उसके रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, तो उसके रिजल्ट में हमें मिलता है एक ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। या फिर आपसे इन जनरल सवाल पूछा जा सकता है oogenesis के रिजल्ट में हमें क्या मिला। oogenesis के रिजल्ट में हमें मिलता है एक ओवम, एक ही वाली पोलर बॉडी, एक ही वाली पोलर बॉडी, यानी 2 पोलर बॉडी मिल सकती है। और या फिर इस तरीके से भी ऑप्शन हो सकता है 1 ओवम 2 और 3 पोलर बॉडी, ठीक है। उसके बाद आपसे मैं डिस्कस करती हूँ सवाल oogenesis से जो सवाल आते हैं वो क्या क्या सवाल आते हैं। oogenesis से सवाल आता है कि जो oogenesis होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है, कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ oogenesis। तो आपका क्या जवाब होगा, FSH। FSH जो होता है oogenesis को स्टिमुलेट कराता है, शुरुआत जो होती है oogenesis की FSH की वजह होती है। एक सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि ओवल्यूशन जो हो रहा है, ओवल्यूशन को कौन स्टिमुलेट कराता है, ओवल्यूशन को कौन स्टिमुलेट कराता है, हम जानते हैं LH सर्ज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ओवल्यूशन होता है। तो आपका क्या जवाब होगा, LH होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं कि oogenesis होती कहाँ पे, oogenesis हमारी कहाँ होती है, oogenesis होती है जो ओवरी होती है, ओवरी का जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है उसके अंदर होती है हमारी oogenesis। एक सवाल आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नेम द हार्मोन विच फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, यानी ओवरी के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट है उनकी जो ग्रोथ को कौन फैसिलिटेट कराता है, तो आपका क्या जवाब होगा, FSH। एक सवाल आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन इज ओगोनिया अरेस्टेड, तो किस फेज में हम आपके अरेस्ट रहते हैं, ये रहते हैं हमारे प्रोफेज फर्स्ट में रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है, प्राइमरी oocyte किसके अंदर रहते हैं, जो हमारे प्राइमरी oocyte थे वो किस में रहते हैं, प्रोफेज में रहते हैं, ये हम यहाँ से याद कर लेंगे। पहली पोलर बॉडी कब रिलीज होती है, पहली पोलर बॉडी कब रिलीज हो रही है, एक्कम्पनीड बाई ओवल्यूशन, ओवल्यूशन के बाद ही तो रिलीज हो रही है, तो यानी ओवल्यूशन के बाद फौरन क्या हुआ, हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो गई। सेकेंड पोलर बॉडी कब रिलीज हुई, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। कब रिलीज हो रही है, सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज हो रही है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। पोलर बॉडीज फॉर्म होती हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, पोलर बॉडी कब बनती है, कब बनती है, जब फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocyte का, ओवम का, सेकेंडरी oocyte का और ओवम का जब फॉर्मेशन होता है तब सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज होती है। oocyte के अंदर सचिंग दोबारा से जो सेकेंड मैचुरेशन होता है वो कहाँ होता है, oocyte का जो सेकेंडरी मैचुरेशन होता है वो कहाँ होता है, आपसे सवाल अगर पूछा जाए तो आपका क्या जवाब होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है सेकेंड मैचुरेशन। इन जनरल हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा oogenesis। oogenesis का क्या मतलब था, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis को मैंने आपसे इस तरीके से समझाया, एक आपको मैंने इन जनरल आपको ये बताया कि जैसे कोई फीमेल फीटस होती है, यानी oogenesis के हम बात ही फीमेल के अंदर ही करेंगे क्योंकि ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, ओवम कहाँ बनते हैं, ओवरी के अंदर बनते हैं, और ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है, ओवरी प्रेजेंट होती है किसी भी फीमेल के अंदर। तो यानी oogenesis में हम किसके बारे में बात करते हैं, फीमेल के बारे में बात करते हैं। oogenesis के अंदर क्या होता है, जब भी कोई फीमेल फीटस हमारा यूट्रस के अंदर होता है उस दौरान oogenesis हमारी शुरू हो जाती है, ठीक है। जब भी वो यूट्रस के अंदर होगी तो उसके ओवरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर माइटोसिस होती है और इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte बनते हैं। लेकिन जब बर्थ हो जाती है, यानी डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद जितने भी उसके ओगोनिया थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे किस में कन्वर्ट हो गए, प्राइमरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो गए। फिर प्राइमरी oocyte के बाद क्या होता है, वो एंटर कर जाते हैं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के अंदर। फिर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है जब तक कि
फीमेल हमारी अटेन नहीं कर लेती प्यूबर्टी, यानी उसके अंदर क्या होता है, ओवुलेशन शुरू नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद माइटोटिक डिवीजन में भी वो कौन से फेज में अरेस्ट रहती है, प्रोफेज में रहती है अरेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, सवाल पूछा जाता है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो उसके रिजल्ट में क्या चीज़ बनती है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होता है उसके रिजल्ट में बनती है एक सेकंड oocyte बनता है और पहली पोलर बॉडी रिलीज होती है। या फिर आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है, आपका जवाब होगा एट प्यूबर्टी पे, या फिर आपका जवाब होगा जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन से पहले पहले, क्योंकि जब ओवुलेशन हो जाएगा तो क्या क्या रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जब सेकेंडरी oocyte बन गया तो यानी अगर कोई फीमेल जो होता है सेक्सुअली एक्टिव है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी, तो तभी तो उसके अंदर स्पर्म की एंट्री होगी। अगर वो सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं करती है तो उसके अंदर क्या होगा, यानी वो फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रही है, तो वो जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगी तो उसके अंदर क्या बनता रहेगा, सिर्फ उसकी कहानी यहीं तक अटकी रहेगी, सेकेंडरी oocyte तक, ठीक है। उसकी जो ओवरीज के अंदर फॉर्मेशन होगा वो कहाँ तक होगा, यानी सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। जब यानी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी, स्पर्म की एंट्री होगी, तो फिर उसके बाद सेकेंडरी oocyte किस में एंटर कर जाएंगे, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के अंदर। अब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन भी किस में अरेस्ट रहता है, मेटाफेज में रहता है। कब तक रहता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। हमारा सेकेंडरी oocyte किस में, सेकेंडरी oocyte से फिर जब ये माइटोटिक सेकेंड डिवीजन हुआ, फिर ये मेटाफेज में अरेस्ट रहा, उसके रिजल्ट में बना क्या, बना हमारे अंदर ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। उसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है इस तरीके से, आपने पता होना चाहिए कि ओवम जो होता है हमारी बॉडी का सब फुली मैच्योर ओवम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। कितना होता है, 130 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ओवम की जो सराउंडिंग में जो एक मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोला जाता है, ओवम में जैसे ओवम के इधर उधर एक मेम्ब्रेन रहती है, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है वेटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो पोलर बॉडीज रिलीज हो रही हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं उसी वेटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर अपने रहती हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocyte अगर जो ये बना हमारा, अगर ये फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये फिर डिजनरेट भी तो करेगा ना, तो कितनी देर में डिजनरेट कर जाता है, ये सेकेंडरी oocyte जो हमारा बना अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो 24 आवर्स के अंदर ये हो जो होता है हमारा डिजनरेट कर जाता है, यानी खत्म हो जाता है। ओवुलेशन कब अगर करता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, यानी आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया oogenesis। oogenesis क्या होता है, oogenesis बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम को बोलते हैं। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा oogenesis क्या होता है। oogenesis के लिए पूरी एक साइकिल है, oogenesis के रिजल्ट में क्या बन रहा है, हमारा ओवम बन रहा है, ठीक है। पूरी उसकी साइकिल है, कैसे कैसे क्या होता है ये आपको मैंने समझा दिया है। आई होप गाइस आपके अब समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।